बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 8 में से जो है वो दो सेक्शंस कवर करेंगे जो कि है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के रिलेटेड। अच्छा, इस चैप्टर में जो है वो दो चीज़ें डिफाइन की गई हैं, एक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और एक है गारंटी। ठीक है, जो हम आज कवर करेंगे वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये दो सेक्शंस हैं, 124 और 125 इससे रिलेटेड। 124 में इसको सिंपली डिफाइन किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है वो इटसेल्फ क्या है। A contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the product of promiser himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप किसी के लॉस को जो है ना, प्रॉमिसी की लॉस को क्या करते हो, कवर अप करते हो। ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दूसरे को आप क्या करते हो, सेव करते हो। किसी भी लॉस, जो भी उसको लॉस पहुंचा होता है उससे उसको प्रोटेक्शन दे रहे होते हो। अब वो चाहे प्रॉमिसर की वजह से वो लॉस उसको हो रहा हो या वो थर्ड पर्सन किसी की वजह से उसको लॉस हो रहा हो। फॉर इंस्टेंस, इसको समझने के लिए हम जो है वो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल बनाते हैं। जैसे हमारे पास एक पर्सन है, वो है बिलाल। ठीक है, एक है मोहम्मद अहमद। ठीक है, अब ये दो पर्सन, ठीक है, इनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट है इंडेमनिटी का। ठीक है, अब ये जो पर्सन है ना, ये बिलाल, ये कहता है मोहम्मद अहमद को कि भाई तू जो है वो सुबहान के अगेंस्ट सूट फाइल कर, शू कर, और इस दौरान जो भी खर्चा हो वो मुझसे ले लेना। ठीक है, जो भी पैसे लगे। अब इस केस में ये क्या है, बिलाल क्या है, इंडेमनीफायर है, जो प्रोटेक्शन दे रहा है, जो कवर अप कर रहा है किसको, मोहम्मद अहमद को। मोहम्मद अहमद क्या है, इंडेमनिटी होल्डर है। ठीक है, ये इन दोनों के दरमियान जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये अब इसके खिलाफ जो भी शू करेगा और जो भी इसका खर्चा बनेगा वो इससे रिकवर कर सकता है। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। ठीक है, इंश्योरेंस जो कंपनीज होती हैं, या इंश्योरेंस आप जो भी किसी भी चीज़ के खिलाफ इंश्योरेंस कराते हो आप, ठीक है, तो वो भी क्या है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रॉमिसर होता है, उसमें भी जो ये इंश्योरेंस देते हैं वो क्या होता है, प्रॉमिसर जो होता है उसमें क्या कर रहा होता है, आपको प्रोटेक्शन दे रहा होता है, लॉस को कवर अप कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे एक आम ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी तरीके का ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें भी कंसिडरेशन भी होगी, इसमें फ्री कंसेंट भी होनी चाहिए, इसमें और क्या होता है आम कॉन्ट्रैक्ट में, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़ होनी चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए हम इसमें ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर मतलब उसमें पर्पज़ उसका लॉफुल नहीं होगा तो फिर आप उसको क्लेम नहीं कर सकते कोर्ट में। ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट कैसे हो, जैसे हमारे पास दो पार्टीज़ हैं, एक है हमारे पास मिस्टर एक्स, एक है मिस्टर वाई। ठीक है, और एक है हमारे पास जनाब मिस्टर जेड। ये तीन पार्टीज़ हैं। अब क्या कहता है कि एक्स जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अपनी तरफ से कर रहा होता है कि भाई जेड तू, वाई तू ना जो है ना मिस्टर जेड का जाके ना घर जला दे, इसका जो भी खर्चा होगा आई विल पे यू। इस तरह का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये इसका घर जला देता है, अब ये जो है अपने पैसे पे इसका घर चल जाता है। अब ये अगर कोर्ट जाएगा तो कोर्ट जो है ना फिर इसको ये इशू करता है, तो इसको 10K जो है वो जुर्माना हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि अब ये इससे रिकवर करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकता। अगर ये मुकर जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ही लॉफुल नहीं है। तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉफुल नहीं होगा जिसमें अगर आपका ऑब्जेक्टिव पर्पज़ ही लॉफुल नहीं है। इसमें पर्पज़ लॉफुल तो नहीं है ना। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड इन द सेंस, अगर एक्सप्रेस है तो मतलब बोल के आप करोगे, या फिर आप कह लो कि रिटर्न फॉर्म में होगा वो कॉन्ट्रैक्ट आपका इंडेमनिटी का। लेकिन इम्प्लाइड में आप इसकी एग्जांपल एज अ प्रिंसिपल और एजेंट की लें। एजेंट अपने प्रिंसिपल के जो है ब्याह पर काम करता है, जो भी एक्शन लेता है लॉफुल, जो भी उसको जो है एक्सरसाइज करता है, वो एज अ इंडेमनिटी ही होता है, इंडेमनिटी होल्डर ही होता है उसका। और उसने अगर कुछ भी इस तरह का उसको होता है, लॉस वगैरह हो जाएगा, तो वो इंडेमनी जो फायर है उसने उसको प्रिंसिपल एज अ इंडेमनीफायर ही इसको जो है ट्रीट किया जाएगा। 125 सेक्शन अब हमें क्या बताता है, is about right of indemnity holder when sued. The promisee in a contract of indemnity acting within the scope of his authority is entitled to recover from the promisor। अगर promisee उस जो अथॉरिटी जो जो कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान जिनकी अथॉरिटी है उसके उसमें ही हदूद में रह कर, लिमिट में रह कर वो अपना जो है एक्ट परफॉर्म करता है। ठीक है, तो फिर उस सूरत में उसको कोई भी डैमेज काज होता है या फिर कोई लॉस होता है तो वो रिकवर कर सकता है फ्रॉम इंडेमनीफायर से। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात हो रही है। All damages which he may be compelled to pay in any suit in respect of all matter of which the
प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई अप्लाइज। कोई भी डैमेज अगर उसको कॉज हो जाता है, ठीक है, किसी भी किस्म का, तो वो किसने, इंडेमनीफायर ने वो पे करने ही करने हैं। जब इंडेमनिटी होल्डर अगर वो पे कर देता है तो फिर वो क्लेम कर सकता है इंडेमनीफायर से कि इसको जो है वो पे किया जाए, ठीक है। all cost which he may be compelled to pay in any such suit if in bringing or defending it he didn't contravene the orders of the promisor and acted as it would have been prudent from him to act in the absence of any contract of indemnity, or if the promisor authorized him to bring or defend the suit। अब क्या है कि कोई भी उसको जो है वो कोस्ट जो है वो पे करता है, कौन, इंडेमनिटी होल्डर, तो वो बाद में किससे रिकवर कर सकता है, इंडेमनिफायर जो है, हाँ, प्रोमिसर जो है वो इंडेमनिफायर उससे रिकवर कर सकता है वो सारी कोस्ट। Subsection 3, all sums which he may have paid under the terms of any compromise of any such suit, if the compromise was not contrary to the orders of the promisor and was one which it would have been prudent from the promisor to make in the absence of any contract, और if the promisor authorized him to compromise the suit। अब क्या किया जाता है कि भाई अब क्या है, इसमें ये बताया गया है कि अगर पार्टीज़, ऐसा होता है ना कभी कभी कोर्ट के बाहर ही जो है वो आउट ऑफ कोर्ट जो है वो सेटलमेंट हो जाती है पार्टीज़ के दरमियान। अगर वो सेटलमेंट हो जाती है, जो इंडेमनिटी होल्डर है वो कंप्रोमाइज़ तो करता है, लेकिन वो उस जो कंडीशंस और टर्म होती हैं वो इंडेमनिफायर के अगेंस्ट नहीं होती, वो उसी को पूरा कर रही होती हैं, ठीक है। तो उसमें रह कर, वो उस लिमिट्स में रह कर वो जो है अगर कोई भी कंप्रोमाइज़ वगैरह करता है तो फिर उस सूरत में इंडेमनिफायर जो है वो फिर आपको क्या करेगा, वो पे करेगा उसको। फ्रॉम द प्रोमिसर टू मेक इन द एब्सेंस ऑफ कंटेंट और इस प्रोमिसर अथराइज हिम टू कंप्रोमाइज था। और अगर उसने जो है प्रोमिसर ने, यानी इंडेमनिटी फायर की बात हो रही है, अगर उसने अथराइज़ किया हुआ होगा कंप्रोमाइज़ करने के लिए किसको, इंडेमनिटी होल्डर को, और वो फिर करता है तो उस सूरत में फिर इंडेमनिटी होल्डर जो है वो उससे जो है वो रिकवर कर सकता है वो तमाम चीज़ें, ठीक है। ये इसमें इतनी सी बात की गई है, मतलब उसने रैशनल, कोई भी जो भी ऑन दैट स्पॉट उसने रैशनल जजमेंट की हो कि ये कंप्रोमाइज़ जो है वो सूट करेगा, कोई भी इस तरह की, समझ आ रही है, जितनी उसकी अथॉरिटी है उसके अंदर रह के उसने काम करना है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात हो रही है, बस ये इतनी सी बात है इसमें। ये होता है कुल मिला के जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी।